दूसरा जो है वो नाकाम मार्शल्ला, जो कि 6 घंटे के बाद उठा लिया गया जनूबी कोरिया में। और वहाँ पर जनूबी कोरिया में अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो फ़ौज के सरबराह थे जिन्होंने मार्शल्ला लगाया था, उन्होंने कहा मैंने तो टीवी पे देखा था कि मार्शल्ला लग गया, मुझे तो पता ही नहीं था। उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं था, मैंने टीवी देख के मुझे पता चला। उनसे उनसे पूछगछ हो रही है ना कि आपने मार्शल्ला कैसे लगाया है, तो कहते हैं मैंने तो टीवी से मुझे पता चला कि ये जो है ये मार्शल्ला मुल्क में लग गया, मुझे तो इसका इल्म नहीं था। और उन्होंने सारा जो मलबा है वो उन्होंने वज़ीर दिफा जो हैं उनके ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा कि भाई वज़ीर दिफा जो है वो उन्होंने ये सारा कदम उठाया है, और जो वज़ीर दिफा है उसको जो भी करना है करो भाई, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो टीवी देख रहा था, मुझे तो इतला मिली कि मार्शल्ला लग गया मुल्क के अंदर। अब जो वज़ीर दिफा हैं उनको वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिए, और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं उनकी इम्पीचमेंट की तैयारी हो रही है। ये अगर हम यहाँ पे देखें तो इम्पीचमेंट का तरीका ये, अगर थर्ड स्लाइड हम दिखा सकें, तो इम्पीचमेंट का तरीका जो है वो बड़ा 300 सीट्स हैं, 2/3 अक्सरियत चाहिए इम्पीचमेंट के लिए। 2/3 अक्सरियत चाहिए, और बड़ा सादा सा है। 300 सीटें तो 2/3 अक्सरियत का मतलब है 200 हो गई ना। 200 वोट चाहिए इम्पीच करने के लिए, और 192 वोट हैं ऑपोजिशन के पास। 192 वोट हैं, 8 वोट चाहिए उनको योनसुक की पार्टी से, हुक्मरान पार्टी के 8 वोट अगर मिल गए तो 200 हो जाएंगे पूरे। 192 में 8, 200, और 200 के बाद जो है वो इम्पीचमेंट हो जाएगी, यानी मुआवजा हो जाएगा। और मुआवजा होने के बाद फिर ये उनके इख्तियार छीन लिए जाएंगे और वो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ की 9 में से 6 जज जो हैं, अगर उन्होंने सदर के इख्तियार रखे अपनी जगह, यानी सदर की इम्पीचमेंट, यानी उसके उनको जो पार्लियामेंट ने फैसला किया है 2/3 मेजॉरिटी का, तो सदर को ओहदे से हटा दिया जाएगा। सदर के ऊपर जो है इस बात के इम्कानात हैं कि गद्दारी का मुकदमा कायम कर दिया जाए, क्योंकि वज़ीर दिफा जो हैं और ये जो फ़ौज के सरबराह हैं वो भी अपने आप को बचा तो रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन जाहिर है कि फ़ौज के सरबराह चूँकि अमेरिका साउथ कोरिया की आर्मी वहाँ पे, मतलब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है उनके ऊपर इम्पोर्टेंस, शायद फ़ौज के सरबराह को शायद नहीं, लेकिन वज़ीर दिफा जो है वो ज़रूर अंडर द बस उनको फेंकने के लिए जो है, सदर के तो खैर ख़त्म हो गई पावर्स वगैरह, शायद मुकदमा चलें शायद, लेकिन ये कि चूँकि नाकाम बगावत का हो रहा है कि वो क्योंकि फ़ौज जो है उसने, उनके सरबराह ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था मार्शल्ला लगाने के लिए, पता चला मार्शल्ला लगे तो मैंने तो उठाया है, ये मार्शल्ला वापस मैंने उठाया है, सदर ने नहीं उठाया। उस सदर कह रहा है कि मैंने उठाया मार्शल्ला वापस। तो इस फड्डे में वो एक अजीब वहाँ पे मामला हो गया है कि फ़ौज के सरबराह ने बयान दे दिए सदर के बारे में, वज़ीर दिफा और उनके खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई हैं। अभी तो वज़ीर दिफा के खिलाफ शुरू हुई हैं, सदर तो अभी मौजूद है अपनी जगह, लेकिन सदर अब क्या करेगा, क्या सदर रहेगा, सदर क्या इस्तीफ़ा देगा, पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया, अमेरिकन ने बाकियों ने सब डंप कर दिया। ये मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा बात कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा टर्मोइल खड़ा हुआ है पैसिफिक में, क्योंकि ये दोनों अमेरिका के बड़े मजबूत इत्तेहादी हैं। जो साउथ कोरिया है बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, और ये मुल्क जो है इसकी 4-5वीं बड़ी मीशत है दुनिया की, और इसकी ब्रांड्स बड़ी पॉपुलर हैं। कोई भी मुल्क होता है वो अपनी इंटरनेशनल ब्रांड्स के हवाले से बड़ा पहचाना जाता है। तो पाकिस्तान में 2 बड़ी मशहूर ब्रांड्स हैं, वैसे तो बहुत सारी ब्रांड्स हैं, 2 ब्रांड्स बड़ी मशहूर हैं, एक है LG और एक है सैमसंग। ठीक है, उसकी क्या अब ये दाइवू ये वो सारी, लेकिन ये जो है ना LG और सैमसंग जो है, ये इनकी 2 बड़ी मशहूर जो है वो इनकी ब्रांड्स हैं, सैमसंग ख़ास तौर पे। अच्छा, अब ये है कि वो जाहिर है कि वो कोरिया वहाँ पर बेसिस हैं वहाँ पर, और वहाँ पर अमेरिका को इतना पॉलिटिकल टर्मोइल, गैर मकबूल सदर ने पैनिक में आके लात मार दी, मार्शल्ला लगाया, पब्लिक सड़कों पे आ गई, पब्लिक के अंदर सेंटिमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा।
अमेरिका इस मौके पे जो है ना ये देखता है कि ये पब्लिक सेंटिमेंट्स अपने हुक्मरानों की तरफ ही रहे, हमारे खिलाफ ना चले जाएं। मतलब ऐसा ना हो कि साउथ कोरिया में हमारे खिलाफ नारे लगने शुरू हो जाएं, तो वो फिर इस किस्म की जो भी गैर मकबूल क़यादत होती है ना उसको वो डंप कर देते हैं। मतलब चाहे वो जापान हो चाहे किसी भी मुल्क का हो, क्योंकि वो ये तासुर भी नहीं देना चाहते कि ये बंदा जिसके खिलाफ लाखों लोग सड़कों पे निकले, हम किसी भी तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी वो बिल्कुल पीछे हट के अमेरिका उसको साइड पे। बाद में जो होता है वो देखा जाएगा। बाद में वहाँ पे अब्दुल फतह जो है वो आते हैं सीसी या हुस्नी मुबारक की जगह, वो बात की बात है, लेकिन वो फ़िलहाल जो है वो ठीक है भाई। वहाँ पे जो है वो जो भी पब्लिक कह रही है उस बंदे को लेकर आ जाओ, जैसे इजिप्ट में हुआ था। तो अखवान आ गए थे, अखवान की गवर्नमेंट आई, कुछ अर्से के बाद वो चली गई अखवान की हुकूमत। अच्छा, अब ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली कि वहाँ पर टर्मोइल एकदम से सारे माहदे, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट करना था, लॉयड ऑस्टिन ने जाना था, वो शायद अब जा ही नहीं रहे, 2+2 और 3+3, और ये तो कोरिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ख़ासतौर पे कोरिया का टर्मोइल उस वक्त जबकि मजबूत इत्तेहाद एक नया सामने वजूद में आ गया है, और वो इत्तेहाद जो है वो है शुमाली कोरिया, चाइना और रशिया। ये तीनों खामोश हैं, अभी तक कोई बयान नहीं आया साउथ कोरिया के इस इंटरनल क्योस पे, उनका कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन एक बात और मैं चाइना के हवाले से यहाँ पे बताता चलूँ कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ओली, वो 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस नेपाल पहुँच गए हैं, और ये उनका पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने इंडिया की जगह चाइना का दौरा किया। कुछ मसाइल चल रहे थे दरमियान में, क्योंकि दूसरी हुकूमतें आगे पीछे आती रहीं, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो नेपाल का है उसके हवाले से कुछ कन्फ्यूजन था बीच में कि वो उसका टाइम, उसका आगे पीछे डिले हुआ, हुकूमत आई थी। तो इस दौरे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुई है वो ये हुई है कि नेपाल के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्रेमवर्क तय हो गया है कि जी, फ्रेमवर्क से मुराद ये है कि इस दिन इस तारीख को ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे। और थोड़ा सा उसके ऊपर जो उसके जो मुसव्विदा था उसके ऊपर कोई इशू चल रहे थे। तो इस दौरे में अगर आप मुझसे पूछें ना, वैसे तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, लेकिन अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई बात हुई है इस दौरे में प्राइम मिनिस्टर ओली की, तो वो ये बात हुई है कि वो उसमें उन्होंने फ्रेमवर्क, ये मैं काठमांडू पोस्ट यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, 22वीं स्लाइड अगर हम दिखा सकें, नेपाल एंड चाइना साइन बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन फ्रेमवर्क साइन हुआ है, ठीक है ना। और फ्रेमवर्क से मुराद ये है कि जो डिसएग्रीमेंट्स थे ओवर टर्मिनोलॉजी, मतलब मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर इशू चल रहे थे ड्राफ्ट के, ये काठमांडू पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ, तो उसको ख़त्म करके जो फाइनल ड्राफ्ट सामने आया और उसके ऊपर जो है वो एक फ्रेमवर्क तय हो गया। अच्छा, ये जो है अब यहाँ पर देखना ये है कि ये यानी 2 हुकूमतें गिर गईं। एक हुकूमत फ्रांस में गिरी, एक हुकूमत गिरी जनूबी कोरिया के अंदर, माशाल्लाह बैकफायर हो गया। तीसरा जो है वो बशारुल असद क्राइसिस में आ गए हैं। बशारुल असद, क्योंकि बशारुल असद क्राइसिस में इसलिए आ गए हैं कि वो जो सारे रेबल्स या बागी या जो भी कहा जाए उन्हें, अबू मोहम्मद अल गुलानी जिनकी क़यादत कर रहे हैं, ये अबू मोहम्मद अल गुलानी जो हैं हयात तहरीर शाम के जो कमांडर, ये नुसरा फ्रंट में रहे, नुसरा फ्रंट अलकायदा के साथ, और फिर इनकी बड़ी खूनी जंग हुई दाइश के साथ, आपस में ये ग्रुप जब लड़े सारे। तो ये जो है ये वहाँ पर बढ़ते आगे ये काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर हम नक्शा देखें उनका, हु कंट्रोल्स व्हाट, तो हमा शहर जो है वो हाथ से निकल गया। अच्छा, हमा शहर जो है ये, अगर इस मैप को हम सीरिया के मैप को देखें 4 स्लाइड, तो हमा शहर जो है वो यानी वो जो साहिली इलाका था ना, साहिली इलाका जो वो आपको ग्रे कलर में नज़र आ रहा है, साहिल,
यानी मेडिटेरियन सी नज़र आ रहा है। तो हमा जो है वो लेबनान, यानी आप समझें कि वो साहिल के करीब है और तारीखी शहर हमा का, वहाँ पे कब्ज़ा हो गया। वो वहाँ पर कब्ज़ा होने का मतलब ये है कि अब बहुत ज़्यादा अगर हाउस में चले जाते हैं या वो आगे जाते हैं दाएं बाएं, तो ये स्ट्रेटजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डेमास्कस भी यहाँ से दूर नहीं है, इस शहर से डेमास्कस भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पर ये कब्ज़ा हुआ है और ये कब्ज़ा इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस कब्ज़े के बाद जो है वो गिरफ्त बशारुल असद की कमज़ोर हुई है। ये बात मैं दोहरा रहा हूँ दोबारा। तो इस वक्त जो है वो टर्की कोशिश कर रहा है, कतर कोशिश कर रहा है, यूएई, सारे मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला किस तरह हल हो। लेकिन ये ध्यान में रखें कि जो इस पर टर्की भी इसलिए अब खुश नहीं है क्योंकि ये जो विंग आ गए हैं सारे, तो इसमें कुर्द गायब हो गए हैं। तो जो पीकेके वाला फैक्टर था वो तो गायब हो गया है दरमियान में। और ये एक एक्सट्रीम, अच्छा ये जो नुसरा फ्रंट से अलग होकर फिर हयात तहरीर शाम इन्होंने बना ली थी, मैंने पहले बताया था कि उसमें क्रिश्चियन ये मॉडरेट पेश कर रहे हैं अपने आप को कि हम जी बहुत ज़बरदस्त हैं और अगर बशारुल असद हट जाए तो हम आ जाएंगे उसकी जगह। लेकिन ये वही है जो कि ज़ाहिर है कि एक एक्सट्रीम, जिनको आप कह सकते हैं कि सलफ़ी ग्रुप या जो सलफ़ी नुक्ता नज़र के जो हैं या जैसे भी कहें, तो वो अमेरिकन या बाकी अरब ममालिक या ख़ुद टर्की शायद इनको एक्सेप्ट ना करे। लेकिन ये क्योंकि टर्की को तो इशू सिर्फ पीकेके से था ना, ये तो एक नया ग्रुप आगे आ गया और वो कुर्द भाग गए बीच में से, अभी बढ़ता जा रहा है आगे वो रशिया। और अच्छा, इसके बारे में जो है वो अब एक नया आज अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सीरिया, ये ध्यान में रखें क्योंकि सीरिया की जो मेडिटेरियन सी तक आउटरीच है ना, वो सीरिया के अंदर रशिया की प्रेजेंस इम्पैक्ट ना सिर्फ मशरिक वस्ता को करती है बल्कि अफ्रीका के अंदर जो जो रशिया की प्रेजेंस है, देखिए ना, ये चाड और माली और इधर उधर सारे फ्रांस बेसिस सारी ख़त्म करवाई है ना वैगनर ग्रुप, तो उधर ये पूरी ये अफ्रीकन कोर की डिप्लॉयमेंट है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये अफ्रीकन कोर की रशिया की डिप्लॉयमेंट है इन मुल्कों में बाकायदा रशिया की। तो इस बात के इम्कानात हैं कि यहाँ से जो है वो कुछ फ़ौजों को या कुछ यहाँ से जो अफ्रीकन कोर है वहाँ से मूव करके रशिया जो है वो ले जाए इनको सीरिया के अंदर। क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया ना कि ये अफ्रीकन कोर बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रशिया, लेकिन रशिया के लिए बड़ा आसान होगा कि यहाँ से मूव करके ले जाए क्योंकि पूरा जोग्राफी यहाँ की तब्दील हो जाएगी। अगर सीरिया निकला, हुतीज़ को नुकसान होगा, सीरिया के वो जो रशिया के बहुत करीब हैं। ईरान जो है वो इस वक्त पोजीशन में नहीं है कि ईरान वहाँ पर जाके लड़े। इराक जाएगा तो वो भी इसमें क्योस में घुस जाएगा। तो ये एक बशारुल असद क्या सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं सर्वाइव कर पाती उनकी हुकूमत, और क्या दमिश्क उनके पास रहता है या नहीं रहता, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो घमसान की लड़ाई हो रही है। अच्छा, इसी दौरान जो है वो ट्रम्प साहब आ गए गजा का मसला हल करवाने, ट्रम्प। और वक्फे में जाने से पहले मैं सिर्फ आपको स्काई न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया है, स्काई न्यूज़ का अगर हम यहाँ पे दिखा सकें, ये वज़ीर आज़म कतर के जो हैं 21वीं स्लाइड, उन्होंने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है, ये वही बात जो मैंने आपसे चंद रोज़ पहले इस प्रोग्राम में डिस्कस हुई थी कि उन्होंने जो लिंडसे ग्राहम है उनके थ्रू मैसेज भेजा था नेतन्याहू को भी और बाकी लोगों को भी कि 20 जनवरी को जब मैं आऊं तो मुझे यहाँ पे जंग बंदी चाहिए। अब कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, इसको इस स्लाइड को एक दफा, ये ट्रंप करवा रहा है, बैठा बाइडन हुआ है। सीज फायर कौन करवा रहा है? ट्रंप वांट्स गजा सीज फायर डील बाय द टाइम ही टेक्स पावर। तो कतर दोबारा मुज़ाकरात के अंदर शामिल हो गई है और मुज़ाकरात अब गालिबन कतर में हो रही है। उसमें इजिप्ट भी है, हमास भी है, ये मोसाद के सरबराह भी सारे पहुंच गए हैं और ट्रंप टीम पहुंच गई है। ट्रंप टीम बाइडेन टीम को बता रहे हैं वो कि जी ट्रंप टीम एक्टिव हो गई है और जो इसराइल के वजीर खारजा है उन्होंने ब्लिंकन से मुलाकात की है, लेकिन जो एक्टिव हो गई है वो टीम ट्रंप की अभी से एक्टिव हो गई है।